नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अमरूद की बागवानी करके कमाएं अधिक आमदनी। तिल की उन्नत किस्में और खेती पर तकनीकी सलाह। अमरूद काफी लोकप्रिय फल है और इसके नए बाग लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी अमरूद के नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पौध रोपाई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सगर से। बगीचा लगाना एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पौधे निरंतर हमारे देश और प्रदेश से कम होते जा रहे हैं, इनकी कटाई ज़्यादा हो रही है और हम रोपित कम कर रहे हैं। दूसरा, मौसम की बेरुखी के कारण जो परंपरागत हम फसलें ले रहे थे उनमें किसान भाइयों को काफ़ी क्षति हो रही है। यदि आप वृक्षारोपण कर अमरूद की खेती करें तो इससे काफ़ी अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद की बागवानी के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और उचित जल निकास वाली मिट्टी सही रहती है। इसकी बागवानी 6.5 से 7.5 pH मान वाली भूमि में भी की जा सकती है। गड्ढा खोदने के पश्चात अब बात आती है किस्मों की, कि किन किस्मों का हम रोपण करें। तो अमरूद में कई बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं। इनमें पुरानी जो हमारी किस्में हैं, इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, धारीदार, ग्वालियर 27 इत्यादि, ये बहुत ही अच्छी पुरानी किस्में हैं। इसके अलावा भी और कई किस्में आ गई हैं, हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं। तो आप जो भी किस्म का चयन करें, हाइब्रिड का कर सकते हैं, परंतु हाइब्रिड में क्या है, आपको ज़्यादा ध्यान देने की पौधे पे आवश्यकता पड़ेगी। पौधे खरीदते समय हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश किसान भाई पौधे खरीदते समय ही काफ़ी नुकसान उठा जाते हैं। पौधे हमें विश्वसनीय स्रोत से या शासकीय नर्सरियों से खरीदना चाहिए और ख़रीदते वक्त हमें ये सावधानी बरतना चाहिए कि उसका किस्मों में जो हम नर्सरी से प्राप्त कर रहे हैं उसे संभाल कर रखें, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद आपने जो वैरायटी मांगी है उस वैरायटी को आपने किस्मों में अंकित कराना है, और जब उसमें फल आएँ वो उस वैरायटी के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको लेना चाहिए। अगर उसके अनुरूप ना निकले तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। पौध रोपाई के लिए गड्ढे का आकार 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखें। गड्ढे की गर्मियों में खुदाई कर देनी चाहिए। अगर गड्ढों की खुदाई नहीं की है तो जल्द से जल्द खुदाई करने के 20 दिनों बाद प्रत्येक गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद 5 किलो NPK 150 ग्राम की भराई करके पौधे लगाना चाहिए। प्रति गड्ढे के मान से हमें इसमें डालनी होती है। अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप है तो क्लोरपेरीफास डस्ट 100 ग्राम प्रति गड्ढे की मान से भी आप इसमें मिट्टी के मिक्सचर में मिला सकते हैं। रोपित करते समय ध्यान रखें कि गड्ढा हमारा 2 फीट का खुदा हुआ है, उसमें गोबर की खाद, मिट्टी और आप चाहें तो नीम की खली, करंजी की खली 1-1 किलो या कुछ मात्रा में सेंट मिलाकर गड्ढे को भर दें, और भरने के पश्चात पौधा जो हमारा अपना नर्सरी से लेके आए हैं जो थैली में लगा हुआ है उस थैली को फाड़ दें।
किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है तो अमरूद के पौधों की रोपाई फरवरी मार्च में कर सकते हैं, और यदि सिंचाई की जल की समस्या है तो जुलाई अगस्त का महीना पौध लगाने के लिए सही माना जाता है। ध्यान रहे कि जो पिंडी पौधे की है वो डैमेज ना हो, वो ना फूटे। पिंडी को छोड़कर चारों तरफ से अच्छे उस गड्ढे को दबा दें ताकि मिट्टी जो पोरस है वो ठीक से दब जाए और बारिश होने पर वहाँ पे गड्ढा ना बने। और मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई तक आप टीले नुमा पौधे के चारों तरफ चढ़ा दें ताकि बारिश का पानी में जो आएगा, बारिश जो होगी उससे जो मिट्टी नीचे जो खुदी हुई है वो धंसेगी और धंसने के बाद पौधे के पास गड्ढा ना बने। अगर गड्ढा बनता है तो आपको पुनः फावड़े की सहायता से पौधे के चारों तरफ की मिट्टी खींच के पौधे के पास आपको मिट्टी ऊंची करना है जिससे पौधे के पास पानी ना भरने पाए। अगर पानी पौधे के पास भरेगा तो एरेशन नहीं हो पाएगी, पौधा आपका सूख सकता है, नुकसान आपका हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके पश्चात समय समय पे आप इन पौधों का देख रेख करेंगे तो आपको विदित होगा कि इनके चारों तरफ कई असामान्य पौधे जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं वो उग गए हैं, तो उन्हें भी आपको समय समय पे निकालना नितांत आवश्यक है। अन्यथा जो हमने पोषक तत्व पौधे के लिए गड्ढे में डाले हैं, गड्ढे के चारों तरफ खाद के रूप में डाला है, उस पोषक तत्व को ये अनावश्यक खरपतवार प्राप्त करेंगे और तेज़ गति से पौधे से भी तेज गति से ये बढ़ेंगे और हमारे पौधे की वृद्धि जो है इससे प्रभावित हो। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है। ऐसे में अब किसान खेतों में तिल की बोनी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए अब तिल की कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुआई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश प्रसाद यादव। सबसे पहले तो हम लोग ये मानते हैं कि तिलहनी फसलों में हेल्थ बेनिफिट के दृष्टिकोण से तिल का फसल यानी तिल का तेल बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये गर्मी में बर्दाश्त करने की बहुत बड़ी क्षमता है इसको, यानी गर्मा में भी ले सकते हैं। और एक खरीफ सीजन जो अभी शुरू हो चुका है, इसमें भी हम लोग इसकी बुआई करेंगे। जब भी खेत की तैयारी करें तो इसमें अवश्य ध्यान दें कि उसमें सैंडी लोम सॉइल हो, यानी उसमें थोड़ा बालू 50% और लोम थोड़ा सा उपजाऊ मिट्टी भी होना चाहिए, हल्की मिट्टी भी होना चाहिए। बंजरी मिट्टी पर ये नहीं होगा, इसीलिए सैंडी लोम सॉइल जो है मिट्टी है उसमें इसका खेती करने से फायदे होगा, उपज बढ़ेगी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अब अगर हम बात करते हैं कि उसका उन्नत प्रभेद, तो उन्नत प्रभेद में शेखर है, कृष्णा है और बाहर का किस्म जो है वो भी इस जलवायु के लिए जो अनुकूल है, जो हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों से, बीज उपचार में कार्बेंडाजिम 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करते हैं उपचार, और जब जिस दिन लगाना हो उससे 1 या 2 घंटा पहले बीज उपचार करें, न कि 1-2 दिन पूर्व। इसीलिए ये बहुत खास ध्यान देने का है। उर्वरक जो लगता है इसमें 3 तरह का, यूरिया, DAP यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास। तो
इसका उचित मात्रा जो है 40-20-20 यानी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है 40-20-20 kg पर हेक्टेयर के दर से इसमें डाला जाता है। कि अगर यूरिया डालना है तो 52 kg प्रति हेक्टेयर, 88 kg प्रति हेक्टेयर DAP एंड 32 kg प्रति हेक्टेयर MOP म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उपयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए। शेष यूरिया की आधी मात्रा का प्रयोग बुआई के 25 से 30 दिन बाद फसल में उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। किसान भाइयों, तिल की बुआई 2 तरीकों से करते हैं। पहली है कतारों में बुआई और दूसरी है छिड़काव विधि। तो छिड़काव विधि से बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलो बीज की जरूरत होती है, जबकि लाइन में बुआई करने पर प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसमें एक पहल है ध्यान में रखने का कि पानी जल जमाव नहीं हो। इसके लिए खेत की तैयारी इस तरह से करें कि उसमें जल जमाव नहीं हो। इसके लिए हम लोग खेत तैयारी जो करते हैं सामान्य तरीके से, इसमें अगर थोड़ा ऊंचा बेड यानी रीज बना के उस पर बुआई करें तो ये बीज जो सड़ने की जो बात आएगी वो बीज नहीं सड़ेगा और अंकुरन भी अच्छा होगा। अगर छिड़काव से करते हैं तो कहीं बीज ज़्यादा गिर जाएगा, कहीं कम गिर जाएगा, उचित स्पेसिंग नहीं होगा, पौधा से पौधा की दूरी घट बढ़ जाएगी, तो उपज में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब भी इसकी बुआई करें तो लाइन में करें। उचित दूरी है 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति, जिसमें शाखा नहीं है, और जिस किस्म में शाखा निकलता है उसको 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति पर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, तिल की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करना जरूरी होता है, इसलिए बोनी के 15 से 20 दिन पश्चात पहले निंदाई करें और इसी समय आवश्यकता से अधिक पौधों को निकालना चाहिए। निंदा की तीव्रता को देखते हुए दूसरी निंदाई आवश्यकता होने पर बोनी के 30 से 35 दिन बाद तो उर्वरकों का खड़ी फसल में छिड़काव करने के पूर्व करना चाहिए। उसमें अविलंब शुरुआत करें। ध्यान रहे कि जिस दिन बारिश हो उस दिन नहीं लगावें, जिस दिन सूखा मौसम रहे, धूप रहे, उस दिन ज़रूर लगावें। उससे आपकी फसल के जर्मिनेशन में, अंकुरन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फसल अच्छा रहेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन गया है और दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर होती जा रही है और इस जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव फसलों पर भी पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, ऐसे में आप करें तो क्या करें, कैसे करें जलवायु परिवर्तन के चलते खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं निशाकांत चतुर्वेदी। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल अल-नीनो इफेक्ट की वजह से मौसम बदली हो रहा है। मौसम बदली होने की वजह से जिस मौसम में सूखा रहना चाहिए था उस मौसम में बरसात हो जाती है। जहां सर्दियां बहुत ही कम पड़ती थी वहां पर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि लोगों की फसल डैमेज हो जाती है। जब फसल हमारी पकने वाली होती है उस समय फसल पर पानी गिर जाता है और किसान को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और ये जिस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है और क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, आगे वाले दिनों में ये समस्या आपकी बढ़ती ही रहेगी। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है, जिसके दुष्परिणाम आम लोगों के साथ साथ फसलों और जानवरों पर भी देखने को मिल रहे हैं।
और जैसा कि बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना भी एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित वातावरण यानी पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्रीन हाउस में खेती करने से फसल पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप नहीं होता है। साथ ही किसान बेमौसमी फसलों की खेती करके अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार कर पाते हैं, जिससे किसान भाइयों को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पूरे विश्व के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो अगर हम पानी का सदुपयोग बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण करेंगे तभी हम फसल ले सकते हैं। जिसका आजकल प्रचलन देखने में आया है कि इजराइल से आई पद्धति जिसमें प्रोटेक्टिव फार्मिंग है, नेट हाउस लगाते हैं, ग्रीन हाउस लगाते हैं, पॉली हाउस लगाते हैं, उसमें खेती करते हैं। ये सारी खेतियाँ बहुत ही उम्दा किस्म की हैं और बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। इन सारी खेतियों पर देखने में आया है मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। पानी की बूंद बूंद पद्धति से बहुत अच्छा उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जितना फसल को न्यूट्रिएंट चाहिए, खाद चाहिए, फर्टिगेशन के माध्यम से हम उसको समय समय पर देते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मौसम बदली होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, कीट पतंगे भी बढ़ने लगते हैं और फसल पे एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, फसल को ख़राब कर देते हैं। इस तरह के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ये कीट पतंगों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि आपकी दवाइयों का खर्चा और फसल पर नुकसान कम होने की वजह से आपकी उपज भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे स्ट्रक्चर लगाएं। आप सीखने के लिए इन छोटे स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं। बांस, बल्ली, इनके ऊपर भी आप नेट हाउस लगा सकते हैं और अनुभव के लिए थोड़े लेवल पर इसको आप कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप बेमौसमी कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें इसकी पौध तैयार की जा सकती है, जिससे कि आपको खेत खाली होने की ज़रूरत नहीं है और आप खेत में 1 या 2 महीने एडवांस चले जाते हैं और आपको अच्छी फसल मिल जाती है। किसान भाइयों, संरक्षित खेती करने से जलवायु को नियंत्रित करके विपरीत मौसम में भी खेती की जा सकती है। संरक्षित वातावरण में खेती करने से आप जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से अपनी फसल को बचा सकते हैं, जिससे आपको ऐसी फसल से अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन मिल सकता है। साथ ही बेमौसम सब्जियों को लेने से किसानों को अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको अपनी उपज बढ़ानी है और अपना जीवन स्तर सुधारना है तो आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए आजकल भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। तमाम चैनल के माध्यम से बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जाती है। तो अब पहले की तरह नहीं रहा कि आप जानकारी के अभाव में अपना नुकसान करवा लें। आप चाहें तो घर बैठे ही अपनी बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ज़्यादा पानी बरस जाता है तो आपकी फसल ख़राब हो जाती है। ये प्रोटेक्टिव फार्मिंग आपको हर तरफ से बचाती है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चनौटी, जिला रायपुर के कृषक अंजनी ठाकुर ने। ये झींगा पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अंजनी ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरा विश्व भर में आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि पूरे विश्व भर में महाझींगा पालन एक प्रमुख व्यवसाय के रूप से एक बहुत ही लोकप्रिय है।
वो इसी कारण क्योंकि झींगा बहुत ही सुस्वादु एवं पौष्टिक एक आहार के रूप में भी देखा गया है। इसका अगर जैव रासायनिक बात करें तो इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 21% प्रोटीन, साथ ही साथ इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सोडियम, आयरन, फिर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी, साथ ही साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा है दूसरे मछली के अंतर में। महाझींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। ये मछली की प्रजाति न होते हुए भी जल में रहने के कारण सामान्य बोलचाल में मछली ही समझा जाता है। महाझींगा का पालन अन्य मछलियों जैसे रेहू, कतला, मृगल के साथ किया जा सकता है। चूँकि महाझींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, इसलिए इसके तालाब में कॉमन कॉर्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। महाझींगा पालन के लिए किसान बीज को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मंगवा सकते हैं। इसके लिए मत्स्य पालक अपने प्रदेश मत्स्य विभाग या नजदीकी मत्स्य विभाग से संपर्क करें। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जब आप उसको डाल रहे हैं मछली को, तो ये बस ध्यान रहे कि वो बहुत ही अच्छा बीज होना चाहिए। एक ही उसका समस्या है कि बीज उसका ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलता है, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि आपका बीज का स्रोत कहाँ से आप ले रहे हैं। तो अगर आप उस हिसाब से डालते हैं और उतना ध्यान रखिए कि कितना उसका जो स्टॉकिंग है वो 50 से 100 प्रति मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। अब मीठा पानी में भी आप झींगा पालन बहुत अच्छे से उसको पालन कर सकते हैं। जब आप झींगा पालन करना चाहेंगे मीठा पानी में, तो मिनिमम आपको 1 एकड़ के ज़मीन चाहिए या फिर 1 एकड़ के तालाब रकबा वाला ज़मीन चाहिए, जिसमें आप महाझींगा, आप उसको एक उसका जो प्रजाति साइंटिफिक जो नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम रोज़नबर्गी और लोकली उसको स्कैम्पी भी बोलते हैं। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले एकड़ या इससे छोटे तालाब महाझींगा पालन के लिए अच्छे होते हैं। महाझींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लें ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े इत्यादि न रहें। इसके बाद सामान्य तौर पर जिस प्रकार मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार से तालाब की तैयारी कर लें। साथ ही झींगा मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर इत्यादि तालाब में डालें। जब तालाब के पानी का रंग हल्का हरा अथवा भूरा हो जाए तब बीज का संचयन करें। केवल महाझींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी कि 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। और जब तालाब में डाल रहे हैं तो 15 दिन पहले ही तालाब को आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चूना लगभग 40 से 80 किलो, गोबर आपको डालना है लगभग 2 से 4 टन, आपको यूरिया भी डालना होगा 40 से 60 किलोग्राम और साथ ही साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 120 किलो प्रति एकड़। अगर आप ये सब डाल लेते हैं तो पोस्ट लार्वा का बात करते ही हम पहले बोलते हैं कि जो आपका जो झींगा का जो जीव चक्र है वो है जो अंडा के बाद उसका 11 लार्वल स्टेजेस होता है, जो कि 22 से 25 दिन तक ही उसका ख़त्म हो जाता है। 25 दिन के बाद वो पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, जो झींगा का जो एक छोटा रूप उसका धारण कर लेते हैं। उसी पोस्ट लार्वल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा, आपको उसको तालाब में डालना होगा स्टॉकिंग के रूप में। उसको डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको खाना, जो अगर आप पोस्ट लार्वा वाला स्टॉक करते हैं तो आपको खाना देना पड़ेगा सूजी, मैदा और उसके साथ अंडा का घोल मिला के उसको एक गोलाकार बना के उसको आप छिड़क दीजिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए, आपको हर दिन उसको परिपूरक आहार देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री फीड का इसका विकास अच्छा नहीं हो पाता है। झींगा सर्वभक्षी के साथ साथ परभक्षी स्वभाव का होता है, इसलिए तालाब में आहार की कमी न होने दे, अन्यथा भूखा रहने की दशा में झींगे आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः झींगा बीज के वजन का 10% तक आहार प्रतिदिन झींगों की तीव्र गति से वृद्धि के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन दे। इसके लिए झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना लाभकारी होता है। इसके आहार में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्राउन और 2% फिश मील दे। साथ ही मांसाहार में प्रमुख रूप से मछलियों को चूरा, घोंघा, छोटे झींगे एवं बूचड़ खाने का अवशेषों को दिया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और आपको सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर उसको खाना देना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप झींगा पालन करते हैं तो टेम्परेचर एक बहुत ही इसमें खासियत है। टेम्परेचर इसमें 24 से मिनिमम
24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना है। जब इसके कम आ जाता है तो बेटर है कि आप उसको बेच दीजिए। 24 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो उसका जो मृत्यु का दर है वो भी ज़्यादा हो जाता है। झींगा की वृद्धि के जांच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जांच करें। ऐसे आहार का प्रयोग करें जो पानी में स्थिर रहे और जल को कम प्रदूषित करे। साथ ही जो झींगा 50 से 100 ग्राम के हो गए हैं उन्हें निकाल कर बेच दें ताकि बचे हुए छोटे झींगों का विकास किया जा सके। तभी आप उसको अच्छे से 6 से 7 महीना तक उसको आप पालन कर सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो ये जो 6-7 महीना का जो पालन का जो समय है उससे झींगा मछली लगभग 50 से 100 ग्राम तक हो जाता है, जिसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी अगर आप कॉमन मछली अगर डालेंगे जो कि मीठा पानी में होता है, यानी रोहू, कतला, नैनी, उसका आपको 150 से 200 या 250 प्रति किलो ही आपको दर मिलेगा। पर वही अगर आप झींगा मछली पालन करते हैं और महाझींगा अगर आप बेचते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम तक भी आ जाता है, तो उसका रेट हो जाता है 300 से 350 प्रति किलो, जो कि बहुत ही बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।